हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्ज़ाम टाइम। सो यार, ये है हमारा बिजनेस मैनेजमेंट का लेक्चर थर्ड और इसमें हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपने वेरियस थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट को। लास्ट लेक्चर में मैंने तुम्हें साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बताया था, जिसके अंदर हमने एफ टेलर के दिए गए वेरियस साइंटिफिक टेक्निक्स, साथ ही साथ उनके कुछ दिए गए प्रिंसिपल्स के बारे में हमने चर्चा की थी। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं फ्योल के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के। तो उससे पहले कुछ बेसिक बातें मैं तुम्हें बता दूं उनके प्रिंसिपल्स के बारे में। जस्ट वेट फॉर अ मिनट। ये तो नहीं था। अच्छा, एक चीज़ रह गया था, कुछ क्रिटिसिज्म मैं तुम्हें बताना चाहता था। तुम जस्ट इसका स्क्रीनशॉट लो और इस क्रिटिसिज्म को एक बार रीड आउट कर लेना। किसका क्रिटिसिज्म था? साइंटिफिक मैनेजमेंट का क्रिटिसिज्म रहा था। इसे रीड तुम कर लेना। चलो, देखो, सबसे पहले मैं तुम्हें कुछ हिस्ट्री बताने वाला था हेनरी फ्योल के बारे में। तो ये रही हिस्ट्री। देख सकते हो यहाँ पे तुम्हें क्या बोला गया है। अ माइनिंग एग्जीक्यूटिव एंड इंजीनियर। फ्योल फ्योल क्या थे? एक माइनिंग एग्जीक्यूटिव और इंजीनियर थे। एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरीज वेयर डेवलप्ड आफ्टर ऑब्जर्विंग अ वर्क स्टॉपेज दैट ही जज्ड अ मैनेजमेंट फेल्योर। उन्होंने वहाँ पे जब देखा कि काम स्टॉप हो गई, काम रुक गई किसी भी रीज़न की वजह से, ठीक है, तो उन्होंने क्या देखा कि वहाँ पे हमारा जो मैनेजमेंट है वो फेल्योर हो गई उस चीज़ को सॉर्ट आउट करने में। तो 1916 में उनकी एक बुक पब्लिश हुई जिसका नाम था एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियल एट जनरल। अलग ही लैंग्वेज में था, लेकिन इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखें तो यहाँ पे बोला गया इंडस्ट्रियल एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। फ्योल प्रपोज द फॉलोइंग 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इस पर्टिकुलर बुक में हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बात की थी। ठीक है, तो कौन कौन से 14 प्रिंसिपल्स है उसके बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले तुम ये देख लो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी इनकी कौन कौन सी थी। तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। तो तुमसे ये पूछा जा सकता है POC एंड सी इन्होंने दिया था। PO CCC तो हेनरी फ्योल। इन्होंने दिया था हेनरी फ्योल। ये चीज़ याद रहेगा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। अब हम बात करते हैं इनके 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। तो सबसे पहला यहाँ पे आया था, जो कि फ्योल के द्वारा दिया गया था। सबसे पहला था डिवीजन ऑफ वर्क। तो फ्योल का कहना क्या था? फ्योल का कहना ये था, जितने भी टास्क हैं, टोटल जितने भी काम हैं, उन सब काम को छोटे छोटे टुकड़ों में आप डिवाइड कर दो। आपने इतना कर लिया। अब एक एक काम जो बना है, उस काम के लिए जो भी बंदा सूटेबल है, उसके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप उस काम को उसे असाइन कर दो। मतलब किसी काम को करने के लिए अगर बंदा ए सूटेबल है तो आप बंदे ए को डालोगे उस काम में। ठीक है, अगर पर्सन टू उस काम के लिए सूटेबल है तो पर्सन टू के लिए डालोगे। तो डिवीजन ऑफ वर्क में बोला गया काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो। अब उस छोटे छोटे टुकड़ों को असाइन करो उस व्यक्ति को जो कि उस फील्ड में क्वालिफाइड हो। आपने इतना कर लिया, आपका पहला प्रिंसिपल कंप्लीट हो गया। इससे क्या होगा, जो हमारे व्यक्ति होंगे, हमारे एम्प्लॉयज़ होंगे, उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, वो अपना बेस्ट दे पाएंगे उस पर्टिकुलर काम में। ठीक है, नेक्स्ट निकल कर आया अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या बोला गया कि जो अथॉरिटी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दोनों के बीच बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अथॉरिटी ज़्यादा दे रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम दे रहे हो। इससे वो बंदा गलत फ़ायदा उठा सकता है। अब सबसे पहले हमें समझना होगा कि व्हाट इज़ अथॉरिटी एंड व्हाट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी की बात करूँ तो अथॉरिटी का मतलब होता है पावर। मतलब किसी काम को करने का अधिकार आपके पास हो। जैसे कि मैं आपके यहाँ पे क्लासेस ले रहा हूँ तो मेरी ये राइट्स है कि जो भी काम करूँगा मैं अपने से करूँगा। मतलब मेरे पास अथॉरिटी है, मुझे किसी से परमिशन नहीं लेनी होगी। अगर मुझे किसी एक स्टूडेंट को ऐड करना है तो मैं अपनी मर्ज़ी से ऐड करूँगा उसे। ठीक है, या फिर मुझे अगर कोई टेस्ट लेना है तो मैं किसी से जाके पूछूंगा नहीं क्या मैं टेस्ट लूँ या ना लूँ। मेरे पास ऑलरेडी अथॉरिटी है। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है ऑब्लिगेशन टू डू अ पर्टिकुलर टास्क। किसी भी काम को कंप्लीट करने की जिम्मेवारी। अब मुझे टेस्ट लेने हैं तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नहीं लेता हूँ टेस्ट तो मैं अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पे खरा नहीं उतर पाता हूँ। तो ऐसे तुम इसे याद रख सकते हो। अथॉरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशंस टू कंप्लीट द जॉब असाइंड ऑन टाइम। रिस्पॉन्सिबिलिटी का सिंपल मतलब ये याद रखो, जिम्मेवारी। तुम्हें जो काम दी गई है तुम उस काम को टाइम टाइम मैनर में कवर करोगे, टाइम फ्रेम में कवर करोगे।
तो फ्योल भाई साहब का यहाँ पे क्या कहना था कि जो अथॉरिटी है एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दोनों के बीच एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए, तब जाकर एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही एफिशिएंटली और इफेक्टिवली ऑपरेट कर सकती है। चलो इसे पढ़ लेना। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल यहाँ पे डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में क्या बात की गई कि यहाँ पे जो ओबीडियंस होगी ऑर्गेनाइजेशन रूल्स को लेकर, वो एम्प्लॉयज़ फॉलो करेंगे। मतलब जो भी रूल्स होते हैं, जो भी नॉर्म्स होते हैं, ठीक है, उन्हें फॉलो करना है, चाहे वो कोई भी लेवल का बंदा हो, हाई लेवल, टॉप लेवल, मिडिल लेवल या फिर लोअर लेवल का ही क्यों ना हो, हर एक को फॉलो करना है। टॉप लेवल वाला भी करेगा, लोअर वाला भी, मिडिल भी। ऑर्गेनाइजेशन में आ रहे हो, बहुत जगह देखते हो नो स्मोकिंग लिखा रहता है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन का रूल है, इसे आपको फॉलो करना ही होगा, डिसिप्लिन मेंटेन करना ही होता है। रूल अलग चीज़ है, डिसिप्लिन अलग चीज़ है, आगे समझेंगे। नेक्स्ट आता है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड में क्या बोला गया, एक इंडिविजुअल अगर ऑर्गेनाइजेशन में है तो इसको ऑर्डर देने वाला भी एक ही होना चाहिए, मतलब इसका बॉस भी कोई एक ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसके 10 बॉस आ गए हैं और हर एक बॉस इसे अलग अलग ऑर्डर दे रहा है। तुम सोच कर देखो, अलग अलग बंदे इसे ऑर्डर देने जाएंगे तो इसके माइंड में कन्फ्यूज़न क्रिएट होगी, ठीक है, इसके माइंड में कन्फ्यूज़न क्रिएट होगी, साथ ही साथ ये अपने काम को अच्छे तरीके से नहीं कर पाएगा। तो यूनिटी ऑफ कमांड में सिंपली ये बोला गया कि जो भी ऑर्डर्स आएंगे वो एक ही व्यक्ति के थ्रू आएंगे, वन इंडिविजुअल के थ्रू, वन इंडिविजुअल के थ्रू। अकॉर्डिंग टू फ्योल देयर शुड बी वन एंड ओनली वन बॉस फॉर एवरी इंडिविजुअल एम्प्लॉय। हर एक इंडिविजुअल व्यक्ति के लिए सिर्फ एक ही बॉस होंगे। अब इससे क्या होगा, अब जो भी उसे ऑर्डर मिलेगा किसी एक बॉस के थ्रू, उसके माइंड में क्लैरिटी आएगी, ठीक है, वो क्लियर रहेगा हर एक चीज़ को लेकर, क्या करना है, कैसे करना है, किसे उसे रिपोर्ट करना है, और साथ ही साथ कन्फ्यूज़न नहीं होगी, कन्फ्लिक्ट नहीं होगी, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगी। मतलब कन्फ्यूज़न कि क्या इसका ऑर्डर मानूं या इसका ऑर्डर मानूं, कन्फ्लिक्ट हो सकता है कि बहस हो जाए कि नहीं मैं नहीं करूंगा, सेम ऑर्डर मुझे दूसरे बंदे के द्वारा दी गई है। साथ ही साथ डुप्लीकेशन भी होने के चांसेस हो सकते हैं, सेम बॉस, ठीक है, सॉरी सेम नहीं, अलग अलग बॉस सेम काम को दे दे तो हो सकता है कि वो 2 बार उसे कर दे, तो यहाँ पे डुप्लीकेशन हो सकती है। फिर आता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में इतना बोला गया कि जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, अलग अलग एम्प्लॉयज़ होते हैं, हर एक एम्प्लॉय एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा, मतलब वन गोल को अचीव करने में मूव करेगा। ऑल द यूनिट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड मूव टुवर्ड्स द सेम ऑब्जेक्टिव थ्रू कोऑर्डिनेटेड एंड फोकस्ड एफर्ट। ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव मस्ट हैव वन हेड एंड वन प्लान। इससे क्या होगा, यूनिटी ऑफ एक्शन होगी, साथ ही साथ कोऑर्डिनेशंस होगी। मतलब जो भी जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं इंडिविजुअल, सारे एक गोल को अचीव करने के लिए मूव करेंगे। अब ऐसा नहीं कोई अपना पर्सनल पर्सनल बेनिफिट के लिए चीज़ वहाँ पे करे, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कोई दूसरे अपने फ्रेंड के बेनिफिट्स के लिए वहाँ पे काम करे, सब ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए ही काम करेंगे। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन और यूनिटी ऑफ कमांड में ये चीज़ क्लियर रखना। यूनिटी ऑफ कमांड कहता है कमांड मिलना, कमांड कहाँ से मिलेगा, एक ही बॉस से मिलेगा। डायरेक्शन कहता है कि किस डायरेक्शन में जाना है, तो डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में जाना है जो कि है गोल अचीव करना। फिर आया सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट। इसमें क्या बोला गया, यहाँ पे इंडिविजुअल इंटरेस्ट को ख़त्म करो, एक इंडिविजुअल व्यक्ति की जो भी इंटरेस्ट है वो बीच में नहीं आनी चाहिए टुवर्ड्स द जनरल इंटरेस्ट। अब जनरल इंटरेस्ट क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट, ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट, इस चीज़ को पढ़ो, द इंटरेस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक प्रायोरिटी। मतलब अगर मेरा कोई बेनिफिट होना है, ठीक है, उससे प्रायोरिटी में कौन रहेगा, ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट प्रायोरिटी में रहेगा। मतलब अगर मुझे 2 काम करनी है, उसमें से एक काम मेरी पर्सनल काम है और दूसरी काम ऑर्गेनाइजेशन की है, तो सबसे पहले मैं प्रायोरिटी दूंगा ऑर्गेनाइजेशन के काम को। मुझे मेरे खुद के बेनिफिट्स को यहाँ पे मुझे नहीं देखनी है। इस स्टेटमेंट को पढ़ लो, इंटरेस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक प्रायोरिटी ओवर द इंटरेस्ट ऑफ एन इंडिविजुअल एम्प्लॉय। आसान भाषा में कहूँ तो ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरेस्ट होगा वो प्रायोरिटाइज हो जाएगा ओवर द इंडिविजुअल इंटरेस्ट। नेक्स्ट आता है रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय। फ्योल ने कहा कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन में बंदे काम कर रहे हैं आप उसे फेयर रेम्यूनरेशन दो, ऐसा नहीं करना है काम करवा के उन्हें सैलरी नहीं देनी है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इससे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ भाग जाएंगे। अगर आप उन्हें सैलरी कैपेबल नहीं दोगे, जिस काम को करने के लिए अगर 38,000 सैलरी रिक्वायर्ड है या 68,000 सैलरी रिक्वायर्ड है, तो आप उन्हें उतनी सैलरी दोगे।
ऐसा नहीं काम है 1 लाख वाला, आप उन्हें दे रहे हो 10,000 या फिर 50,000, तो वो एम्प्लॉय काम नहीं करेगा, वो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने को चला जाएगा। तो रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में सिंपली बात की गई थी कि एक बेसिक पे सेट करो सबसे पहले, और उस बेसिक पे के अनुसार आप उन्हें सैलरी दो। ठीक है, आप जो एग्रीमेंट साइन करोगे, जो बॉन्ड साइन करोगे उसके अंदर, उसमें बस इतनी ही बात की गई, आप उन्हें प्रॉपर सैलरी दो, क्योंकि वो भी अपना एफर्ट लगा रहे हैं, तो उनके एफर्ट की आप कदर करो। तो इसके बारे में बात की गई थी रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ के अंदर। फिर नेक्स्ट आया सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ये कुछ अलग कंसेप्ट था। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ अ पावर अमंग द टॉप हेड्स, मतलब अपने पास पावर को कंसंट्रेट कर लिया हमने, अपने पास अपने हमारे जो पावर्स थे हमने उसे छुपा लिया, अपने पास रखा, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन में होता है इवनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग द एम्प्लॉयज़। तो इसके अंदर ये बात की गई, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन दोनों का बैलेंस ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए। दोनों को बैलेंस्ड वे में रखोगे। कंप्लीटली सेंट्रलाइज करना भी गलत है, साथ ही साथ कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज करना भी गलत है। आप अपने एम्प्लॉयज़ को खुले सांड की तरह छोड़ दोगे, सारे पावर्स दे दोगे, डिसेंट्रलाइज कर दोगे, तो हो सकता है केओस हो जाए, गलत गलत काम होनी शुरू हो जाए। तो ये चीज़ें नहीं होनी है ना। तो सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन के बीच बैलेंस होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है स्केलर चेन। स्केलर चेन क्या करता है, तुम देख लो, ये है स्केलर चेन, और इसमें एक कंसेप्ट है गैंग प्लान। इसमें बोला गया है कि ये लाइन ऑफ अथॉरिटी है। अब फॉर्मल लाइन है, इनफॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी नहीं है, फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी है, जहाँ पे सुपीरियर्स एंड सबॉर्डिनेट्स के बीच कम्युनिकेशन हो पाएगी फ्रॉम द हाईएस्ट पोजीशंस टू द लोएस्ट पोजीशन। अब जैसे कि यहाँ पे टॉप हेड पे ए बैठा हुआ है, बी सी डी ई एफ एंड जी, यहाँ पे अलग अलग लेवल के एम्प्लॉय बैठे हुए हैं। तो अगर किसी सिचुएशन में डी और जी को कांटेक्ट करना है, तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू गैंग प्लैंक। तो यहाँ पे पढ़ो क्या लिखा गया है, कम्युनिकेशन बिटवीन सुपीरियर्स एंड सबॉर्डिनेट्स फ्रॉम हाईएस्ट टू दी लोएस्ट रैंक, इसे हम नाम देंगे स्केलर चेन। अब ये चेन वायलेट नहीं होना चाहिए, आप इसे तोड़ोगे नहीं, लेकिन इमरजेंसी के सिचुएशन में सबसे पहले तो ये समझो कि इस कंसेप्ट में ये बोला गया कि जो भी रूल्स हम फॉलो करेंगे, हमें इसको देखते हुए चलना है कि हम कांटेक्ट करेंगे इस मैनर में। ठीक है, हाईएस्ट टू द लोएस्ट, इस मैनर में हम कांटेक्ट करेंगे, लेकिन इमरजेंसी के सिचुएशन में एक लेवल का बंदा दूसरे लेवल के बंदे से बात कर सकता है, कांटेक्ट कर सकता है। अब ये कांटेक्ट कैसे हो पाएगा, कम्युनिकेशन कैसे हो पाएगा, तो गैंग प्लैंक के थ्रू हो जाएगा। जो भी इमीडिएट सुपीरियर्स हैं, जैसे सी एंड एफ, डी एंड जी, गैंग प्लैंक में है, ये एक लेवल पे हैं, तो दोनों कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट आता है ऑर्डर। इसमें फ्योल ने क्या बोला, चाहे वो लोग हों, व्यक्ति हो, या फिर मटेरियल्स हो, मतलब रिसोर्सेस हो, दोनों ही चीज़ों का एक ऑर्डर होगा। जो चीज़ आपने जहाँ से उठाई आप वहीं पे उसे रखोगे। ऐसा नहीं आपने उठाया कोई भी बुक सेल्फ सी से, आप उसे रख रहे हो सेल्फ ए में जाके, तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा। मतलब हर एक चीज़ का एक प्रॉपर ऑर्डर होगा, प्रॉपर मैनर होगा, जिससे कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज़ के बीच वो माहौल क्रिएट हो पाएगी कि हाँ चलो ये चीज़ यहाँ पे रखा, जाके फटाफट लाता हूँ और अपने काम को करता हूँ। तो फ्योल का यहाँ पे यही कहना था कि पीपल एंड मटेरियल शुड बी इन सूटेबल प्लेस एट अप्रोप्रिएट टाइम फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन एंड एवरीथिंग एंड एवरीवन शुड बी डेजिग्नेटेड प्लेस। मतलब सिंपली इतना बोला गया कि हर एक चीज़ का एक जगह होगा, उसे उसी जगह पे वापस भी रखना है। फिर बात की गई इक्विटी की। इक्विटी में क्या देखा गया, हर एक लोगों को, हर एक बंदे को हमें इक्वली ट्रीट करना है, पार्शियलिटी नहीं करनी है। जैसे बहुत जगह पे मेन एंड वुमेन में पार्शियलिटी होती है, वेरियस कास्ट सिस्टम में पार्शियलिटी होती है कास्ट को देखकर, तो ये चीज़ नहीं करनी है। हमें हर एक व्यक्ति को जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उन्हें हम फेयरली ट्रीट करेंगे। हर एक बंदा मेरे लिए इक्वल है यहाँ पे। तो ये चीज़ बात की गई थी इक्विटी के अंदर। तो इस स्टेटमेंट को बात पढ़ लेना, गुड सेंस एंड एक्सपीरियंस आर नीडेड टू इंश्योर फेयरनेस टू ऑल एम्प्लॉयज़ who should be treated as fairly as possible। एक्सपीरियंस चाहिए होती है, साथ ही साथ सही सेंस होना चाहिए, तभी जाकर आप उन्हें अच्छे से ट्रीट कर पाते हो। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में पार्शियलिटी नहीं होना है, ये बात की गई थी इक्विटी प्रिंसिपल के अंदर। 12th प्रिंसिपल आया स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल। स्टेबिलिटी का मतलब होता है एक जगह पे स्थिर होना, मतलब पर्सोनल की बात की जा रही है, यहाँ पे पर्सोनल की बात की जा रही है। तो जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनकी स्टेबिलिटी होनी इम्पॉर्टेंट है। वो स्टेबल रहें एक जगह पे, वो इम्पॉर्टेंट है।
मतलब उनका ट्रांसफ़र बार बार आप नहीं करोगे, साथ ही साथ उन्हें आप ये धमकी नहीं दोगे कि मैं तुम्हें ऑर्गेनाइजेशन से टर्मिनेट कर दूंगा, तुम्हारी टर्मिनेशन हो जाएगी, तुम्हें जॉब से मैं निकाल दूंगा, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। या फिर उन्हें धमकी ये नहीं दोगे कि मैं तुम्हें ट्रांसफ़र कर दूंगा टू दैट पर्टिकुलर प्लेस। ठीक है, तो ये चीज़ याद रख लेना। अ पर्सनल शुड बी सेलेक्टेड टू मेंटेन ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी, मतलब ऑर्गेनाइजेशन की जो एफिशिएंसी है वो मेंटेन होनी चाहिए टू दी पर्टिकुलर पोजीशन, तब जाकर वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से काम कर पाएंगे। ठीक है, इस बात का तुम ध्यान रख लेना। नेक्स्ट आया इनिशिएटिव। इनिशिएटिव में बोला गया कि जो भी वर्कर्स हैं, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, आप उन्हें इनकरेज करो। अगर कोई आपको नया नया आइडिया दे रहा है तो आपको उन्हें डांटना नहीं है, एक्सेप्ट करना है। सबसे पहले उन्हें प्रमोट करो कि हाँ भाई, तुमने चलो एक इनिशिएटिव तो तुमने लाया, अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो तुम लो, नहीं अच्छा लगता है तो मत लेना, लेकिन कम से कम उन्हें तुम प्रोत्साहित तो करो भाई, इनकरेज तो करो, तब वो मोटिवेटेड फील करते हैं। Workers should be encouraged to develop, carry out their plan for improvement. Initiative means taking the first step with the self motivation. It is thinking out and executing the plan. मतलब सोचना उस प्लान के बारे में जो भी इनिशिएटिव उसने लाई है। ठीक है, अगर कोई इनिशिएटिव उसने लाई है, सबसे पहले उसके बारे में सोचो, फिर आप उसे एग्जीक्यूट करो। एग्जीक्यूट आपने कर लिया, फिर 14th जो आखिरी प्रिंसिपल आया जो कि था एस्पिरिट डी कॉप्स। एस्पिरिट डी कॉप्स में बोला गया, मैं कुछ नहीं हूँ, पूरी टीम है हम। ठीक है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन है। अगर एक शिवम कुछ नहीं है, ठीक है, पूरी एग्ज़ाम टाइम सारे स्टूडेंट से मिलकर बनी है, शिवम से मिलकर नहीं बनी है, पूरे स्टूडेंट से मिलकर बनी है। शिवम प्लस स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू एग्ज़ाम टाइम। तो ये बात ध्यान रख लेना, इसमें टीम एफर्ट की बात की गई, टीम वर्क की बात की गई थी। हारमनी होनी चाहिए सारे एम्प्लॉयज़ के बीच में, तभी आपका ऑर्गेनाइजेशन हिलेगा फूल की तरह। ये चीज़ भाई याद रख लेना। ये था 14 प्रिंसिपल्स। तो सारे 14 प्रिंसिपल्स आपको याद होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम्स में क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो साइंटिफिक निपटा लिया, फ्योल वाला निपटा लिया, सॉरी, हाँ, साइंटिफिक और फ्योल्स प्रिंसिपल, ये दोनों हो गए। चलो अब देख लो, ये डिफरेंस तुम्हारा होमवर्क रहा, हेनरी फ्योल और एफ डब्ल्यू टेलर के बीच जो भी प्रिंसिपल्स थे उनके बीच का डिफरेंस, दरमिया, इसे आप पढ़ कर आना। ये भी कंपैरिजन चार्ट तुम देख सकते हो। अब देखो, मैक्स वेबर ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी में क्या बोला गया था, सिंपली तुम्हें इसमें ये याद रखना है। वेबर का कहना था कि एक ऑर्गेनाइजेशन में 3 प्रकार के पावर्स हो सकते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो उसमें 3 टाइप्स के पावर्स हो सकते हैं। पहला है ट्रेडिशनल, दूसरा है कैरिस्मेटिक, और तीसरा है लीगल रैशनल। अब क्या है ट्रेडिशनल? ट्रेडिशनल का मतलब है कि जो चला आ रहा हो, आप लीडर्स के ऊपर डिपेंड हो, जो लॉर्ड कहेंगे, जो आशीर्वाद देंगे आपको, जो पावर्स होंगी उनके पास, आप उन्हें फॉलो करोगे, वो ट्रेडिशनल है, बाउंडेड रहोगे उनके रिगार्ड्स आप। करिस्मेटिक में क्या होता है सर? करिस्मेटिक बोल लो, कुछ लोग चैरिस्मेटिक भी बोलते हैं इसे। तो करिस्मेटिक में क्या बोला गया है, आपके चार्म के अकॉर्डिंग, आपका जो भी चार्म है, मतलब आपकी जो एडिशनल क्वालिफिकेशन है, चार्म मतलब आप में कुछ ऐसा यूनिक, उसकी वजह से आपको लोग मान रहे हैं, तो ये यूनिकनेस हम कह सकते हैं इसके अंदर। तो अंडर करिस्मेटिक पावर ड्यू टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी ऑफ द मैनेजर, मैनेजर की कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी वर्कर्स को मोटिवेट करती है कि वो उन्हें फॉलो करे और अपने टास्क को परफॉर्म करे टू द बेस्ट वे। आखिर में आया लीगल रैशनल, मतलब लीगल पावर की वजह से लोग आपको फॉलो कर रहे हैं। अगर आप किसी पोजीशन पे हो, फॉर एग्जांपल आईएएस, आईपीएस, ठीक है, या फिर सब इंस्पेक्टर, पुलिस ऑफिसर्स, मैं पर्टिकुलरली इसकी एग्जांपल ले रहा हूँ, ये पोजीशन पे हैं, लोग बात मानते हैं। अब वो बात अलग है, लोग फॉलो करेंगे, पोजीशन पे हट जाएंगे भी तो भी, लेकिन तुम प्राइमरली देखो तो यहाँ पे लीगल रिलेशन की वजह से, लॉ से इनका कोई ना कोई संबंध है, उस वजह से नेचुरली यहाँ पे एप्लीकेबल लॉज की वजह से लोग इनके ऑर्डर्स को मान रहे हैं। तो ये चीज़, इसमें 3 बेसिकली चीज़ों की बात की गई थी मैक्स वेबर ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी के अंदर, ट्रेडिशनल, कैरिस्मेटिक और लीगल रैशनल्स। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में 3 प्रकार के ही पावर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो मैनेजमेंट का जो ये जो हमारा प्रिंसिपल्स हमने पढ़ना स्टार्ट किया था, प्रिंसिपल्स नहीं बोलूँगा मैं, वेरियस थ्योरीज हमने पढ़नी शुरू की थी, थ्योरीज ऑफ अ मैनेजमेंट, जिसके अंदर हमने साइंटिफिक, हेनरी फ्योल और मैक्स वेबर ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी के बारे में स्टडी की। एक थ्योरी तुम कहोगे सर अभी भी रह गया, एल्टन मायो वाला,
तो देखो उसमें बस तुम नाम याद रखो कि उन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी। दोबारा से दिखा देता हूँ तुम्हें वो चार्ट में। देखो ये चार थे, एफ डब्ल्यू टेलर थ्योरी ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, हेनरी फ्योल एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, मैक्स वेबर ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी, एल्टन मायो बिहेवियरल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। तो टोटल ये चार थ्योरी तुम्हें इसमें याद रखना, एल्टन मायो ने कौन सी थ्योरी दी थी। ब्यूरोक्रेटिक की थोड़ी बातें मैंने तुम्हें समझा दी, हेनरी फ्योल के एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी के बारे में मैंने तुम्हें बताई, और एफ डब्ल्यू टेलर के जितने भी साइंटिफिक मैनेजमेंट के थ्योरीज थे वो सारे मैंने तुम्हें कवर करवा दिए। सो ये चैप्टर यहीं पे एंड हुआ। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग प्लानिंग के बारे में बात करेंगे, वेरियस टाइप्स के प्लान्स के बारे में बात करेंगे, बजट्स हो गए और भी चीज़ें होती हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एंड करते हैं आज के इस लेक्चर को, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।